जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं हिंदी वर्णमाला का क्लास 2। दोस्तों इसके पहले मैंने क्लास 1 डाला था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, इसीलिए मैं वर्णमाला का क्लास 2 बहुत जल्द कोशिश करके पीपीटी बनवा के लेके आया हूँ। और इस क्लास को मैंने और भी मैजिकल तरीके से तैयार किया है और इस क्लास को देखने के बाद आपको और भी मजा आने वाला है। दोस्तों पूरी हिंदी को मैं ऐसे निचोड़ करके पढ़ाऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आइए बात कम करते हैं और पढ़ाई ज्यादा करते हैं। ट्रिकी अप्रोच भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा, कहाँ पुलिस में पूछा गया है, कहाँ दरोगा में पूछा गया है, हर एक पहलू को आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। आइए देखते हैं क्लास को। देखिए मैंने आपसे बताया था कि उच्चारण के आधार पे स्वर, वहां तक बता दिया था। अब हम लोगों का क्लास शुरू होता है जिह्वा के उच्चारण के आधार पे स्वर, मतलब जीभ के उच्चारण के आधार पर स्वर, मतलब जिह्वा के उच्चारण की स्थिति के आधार पर स्वर कितने भागों में बांटे गए हैं? तो 3 भागों में बांटे गए हैं। पहला होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, तीसरा होता है पश्च स्वर। दोस्तों जिह्वा के उच्चारण के आधार पे अगर हम लोग कहें स्वरों को, तो स्वर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं और हमारे जीभ का अग्र भाग कार्य करता है तो हम उसे कहते हैं अग्र स्वर। जब हम लोग किसी स्वर का उच्चारण करते हैं और जीभ का मध्य भाग कार्य करता है तो उसे हम कहते हैं मध्य स्वर। और जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं और हमारे जीभ का पिछला भाग कार्य करता है तो उसे हम कहते हैं पश्च स्वर। देखते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग कार्य करता है या सक्रिय होता है उन्हें अग्र स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है और ये होते हैं ई, ए। संख्या कितनी होती है? 4। दूसरा देखते हैं मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्य करता है उसे हम कहते हैं मध्य स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है और या तो उसका पश्च भाग सक्रिय होता है उन्हें हम लोग पश्च स्वर कहते हैं। और ये रहे आ, उ, ओ, औ। री भी होता है तो उच्चारण के समय री की गिनती नहीं होती है। और अतिरिक्त स्वर में अगर हम देखें तो आगत स्वर भी पश्च स्वर का ही क्या होता है? उदाहरण होता है। चलिए अब तो मैंने मोटी मोटा पढ़ के सुनाया है, अब मैं आपको याद कराता हूं कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को आप कैसे अपने दिमाग में फीड करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग कैसे मैं आपको याद कराने वाला हूं। जैसे कि मैंने एक वर्ड लिया क, अब हमको देखना है ऐसी मात्रा जो इस वर्ड के ठीक माथे पर लगे, वो आगे से लगे पीछे से लगे, लेकिन लगना यहीं पे चाहिए। अगर यहां लग रहा है तो वो अग्र स्वर होगा। अच्छा कौन कौन सी मात्रा यहां लग सकती है? ध्यान दीजिएगा, यहां लग सकता है छोटा ई, यहां लग सकता है बड़ा ई। तो 2 तो हम लोगों को अग्र स्वर में मिल गए। अग्र स्वर में हमको क्या मिला? छोटा ई और बड़ा ई। अच्छा और भी सोचते हैं हम लोग कि यहाँ कौन सी मात्रा लग सकती है? तो यहाँ लग सकता है ए की मात्रा और यहाँ लग सकती है, ए ले लेते हैं, ए की मात्रा, और यहाँ लग सकता है ए की मात्रा। ए की मात्रा तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए की मात्रा। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा ऐसी और कोई मात्रा नहीं जो इसके माथे पे आकर के लगे। तो टोटल अग्र स्वरों की संख्या कितनी निकल के आई? 4। तो अग्र स्वर कितने होते हैं? अभी अभी मैंने बताया 4। तो अग्र स्वरों को मैंने कैसे याद करने के लिए आपको बताया कि जब किसी वर्ड के माथे पर मात्रा आकर के टकराए या फिर आगे लगे तो उसे हम लोग कहते हैं अग्र स्वर। अग्र स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। अग्र स्वरों की संख्या कितनी? 4। उम्मीद है कि बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मैंने आपको समझाया है और आपको समझ में भी आया होगा। दूसरा होता है कि हम मध्य स्वर को कैसे याद करें। मध्य स्वर कहने का मतलब जब किसी वर्ड के अंदर कोई मात्रा छुपी हो, जब किसी वर्ड में कोई मात्रा नहीं लगी होती है। जिसका कोई नहीं होता है ना उसका भगवान होता है, उसी तरह से वर्डों में जिसका कोई नहीं होता है ना उसका अ होता है। मतलब हर एक वर्ड के अंदर छुप के बैठा है अ। जब कोई मात्रा आती है तो अ हट जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं,
अगर मैं अकेले लिखूं क, तो क के अंदर कौन सी मात्रा छुप के बैठी हुई है? अ। अगर पता करना है तो इसके अंदर से मैं स्वर निकालता हूं और हलंत लगाता हूं, हलंत लगाते ही इसके अंदर से क्या निकल जाएगा? अ। देख रहे हैं इसके अंदर क्या था? अ। तो मध्य स्वर की बात की जाए बाबू, तो मध्य स्वर कितने होते हैं? मध्य स्वरों की संख्या कितनी है? एक है। मध्य स्वरों की संख्या कितनी? एक। वो कौन से मध्य स्वर है बाबू? अ है। आइए अब हम लोग देखते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर के लिए मैंने आपको बताया कि जब कोई मात्रा नीचे लगे, जब कोई मात्रा नीचे लगे या तो पीछे लगे, वो होगा पश्च स्वर। पश्च स्वर के लिए मैंने आपको बताया जब कोई मात्रा नीचे लगे या तो वर्ण के पीछे लगे तो वो मात्रा होगी पश्च स्वर। तो कौन कौन सी मात्रा लग सकती है यहाँ पे? छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो दो हो गया, छोटा ऊ और हो गया बड़ा ऊ। अच्छा, और कौन सी मात्रा पीछे लग सकती है? तो एक है आ की मात्रा, तो आ तीन हो गए। और अच्छा अब कौन सा बचा? तो ओ की मात्रा पीछे लग सकती है, तो ये हो गया चार। एक और अब हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि ओ की मात्रा, अगर इसको हम लोग देखें तो ओ भी पीछे लग रहा है। मैंने आपसे बताया कि ऋषि री को नहीं लेना है, क्योंकि ऋषि री को लेंगे तो ये भी पश्च स्वर में ही आएगा, पश्च स्वर में ही आएगा ऋषि री। लेकिन उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या मैंने आपको बताई है 10, इसलिए मैं ऋषि री को काउंटिंग में नहीं ले रहा हूं। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। और आगत स्वर भी इसी में आता है। आगत स्वर को अगर ले लिया जाए तो वो भी पश्च स्वर का ही उदाहरण होता है। तो मैंने आपको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से याद कराया, अग्र स्वर कैसे आता है, मध्य स्वर कैसे आता है, पश्च स्वर कैसे आता है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, जो मात्रा यहां पे लगी हो। आइए याद करा के चेक करता हूं कि क्या आपको समझ में आ रहा है। आइए देखते हैं। मैंने लिया क, अब मैं देखता हूं कि इसमें कौन सी मात्रा अग्र स्वर का उदाहरण होगी। मैंने बताया ऊ कौन सी मात्रा होगी? तो नीचे लगा है, देखते ही हमको पता चल गया कि छोटा ऊ क्या होगा सर? छोटा ऊ पश्च स्वर का क्या होगा? उदाहरण होगा। अच्छा, अगर मैं कहूं कि सर छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई आके माथे पे लगी हुई है, देखते ही हमको पता चल गया कि छोटी ई सर क्या होगा? अग्र स्वर का उदाहरण होगा, अग्र स्वर होगा छोटी ई। अगर बाबू एक और मात्रा चेक करें, आ की मात्रा, आ की मात्रा पीछे लगी हुई है, तो ये क्या होगा? पश्च स्वर का उदाहरण होगा। अच्छा, एक और चेक करते हैं, बड़ी ई। तो बड़ी ई अगर लिखना रहे तो यहां आकर लग जाएगा, तो पीछे से आकर लेकिन माथे पे टकराई है। माथे पे टकराते ही हमको याद आ गया कि सर जब माथे पे टकराएगा तो वो अग्रस्वर होगा, तो ये हो गया बड़ी ई। ऐसे ही आपके पेपर में आएगा कि कौन सा अग्रस्वर नहीं है, कौन सा अग्रस्वर नहीं है। तो अगर चार विकल्प दे दे और क्वेश्चन दे दे कि कौन सा वर्ण अग्रस्वर नहीं है, कौन सा वर्ण अग्रस्वर नहीं है। और विकल्प दे दे आप लोगों को, विकल्प में दे दे, नंबर ए पे दे दे अग्रस्वर में नहीं है, तो दे दे आ, बी में दे दे आपको छोटी, सी में दे दे बड़ी, और डी में दे दे आपको ए। तो कौन सा अग्रस्वर नहीं है? तो हमने बनाया एक क, अब लगा के चेक कर लेते हैं। आ पीछे लग रहा है, तो ये तो है पश्च स्वर। क्या है? पश्च स्वर। अब मैं सभी को चेक करके आपको बताता हूं। ई क्या है? छोटी ई देखिए आ के माथे पे टकराया, तो ये तो है अग्रस्वर, तो ये है अग्रस्वर। अब देखिए फिर मैंने लिया बड़ी ई है, तो बड़ी ई लगाते ही ये क्या है? अग्रस्वर है, अग्रस्वर। और फिर मैंने लिया ए की मात्रा, ये भी अग्रस्वर है। तो कौन सा चारों विकल्पों में अग्रस्वर नहीं है? तो हम लोगों को मिल गया कि आ जो था वो है पश्च स्वर, बाकी सभी क्या थे? अग्रस्वर। क्या आपको समझ में आया? अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह से वीडियो का लुत्फ उठाएं। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्वर होते हैं वो चार भागों में बांटे गए, एक मात्रा के आधार पे, एक जीभ के प्रयोग के आधार पे, एक ओठ खुलने के आधार पे, एक मुख खुलने के आधार पे। तो दो टाइप का पुलिस में शामिल था, मैंने दोनों को बड़े सिस्टमैटिक तरीके से आपको समझाया। अब बच गया होठ खुलने के आधार पे और मुख खुलने के आधार पे। पढ़ा जरूर रहा हूं, ये सिलेबस में नहीं है, पढ़िए ध्यान से,
लेकिन इस पे ज्यादा फोकस मत करिएगा। लेकिन हाँ, मात्रा के आधार पे ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर जो समझाया उसको ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर जो मैंने आपको समझाया उसको ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, इसको भी पढ़िएगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि वो था। चलिए आइए देखते हैं हम लोग होठ की स्थिति के आधार पर स्वर। होठ की स्थिति के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं वृत्तमुखी स्वर और एक होते हैं अवृत्तमुखी स्वर। इसको आवृत्तमुखी स्वर मतलब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में होठ की स्थिति वर्तुलाकार अर्थात लगभग वृत्त के समान हो जाती है, उसको हम लोग वृत्तमुखी स्वर या वर्तुलाकार स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। जैसे ऊ देख रहे हैं, गोला बन जा रहा, बड़ा ऊ देख रहे हैं, ऊ, बड़ा ओ, औ। तो ये 4 आपको देख के ही लगेंगे, बोल के चेक करेंगे तो एकदम आराम से मैच कर जाएगा कि कौन सा है वृत्तमुखी। और जब आपको वृत्तमुखी पता चल गया ना, तो जो बच गया वो क्या हो गया? अवृत्तमुखी। तो देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ की स्थिति दीर्घ वृत्त के समान हो, दीर्घ वृत्त के समान वर्तुलाकार न हो, उसे हम लोग अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, री, ए। मतलब जितने भी बचे हुए हैं वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे? अवृत्तमुखी स्वर। उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं मुख की खुलने के आधार पर स्वर। मुख के विकार के आधार पे स्वर, यहां होगा विकार के आधार पे स्वर। कहने का मतलब एक होता है समृद्ध स्वर, एक होता है अर्ध समृद्ध स्वर, एक होता है विवृत स्वर, एक होता है अर्ध विवृत स्वर। ध्यान से देखिएगा, जिनकी उच्चारण में मुख बंद रहता है उन्हें हम लोग कहते हैं समृद्ध स्वर। जब किसी वर्ण का उच्चारण किया जाए और मुख द्वार लगभग बंद रहे, उन्हें हम लोग कहते हैं समृद्ध स्वर। जैसे ऊ के बाद बड़ा ऊ देख रहे हैं, औ, ये देख रहे हैं, तीनों को देखिए ध्यान से, ये इनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। लेकिन अर्ध समृद्ध स्वर की अपेक्षा थोड़ा मुख द्वार ज्यादा खुल जाता है। जैसे हम लोग कह रहे हैं ए, ओ, तो उसकी अपेक्षा इसमें कुछ ज्यादा खुल रहा है। और विवृत स्वर में देखिए सबसे अधिक मुख खुलता है। जैसे मतलब ऐसा स्वर, पूरे स्वरों में ऐसा स्वर जिसको बोलते समय सबसे ज्यादा मुख खुलता है वो है आ। इससे ज्यादा मुंह नहीं खोल पाएंगे। आ देख रहे हैं, आ किसका उदाहरण है? विवृत स्वर, सबसे विशाल काय वृत्त बन रहा है। और अर्ध विवृत स्वर ऐसे स्वर जिनका विवृत स्वर की तुलना में थोड़ा कम खुलता है। जैसे ए, ओ, देख रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि मुख के खुलने के आधार पे, मुख विकार के आधार पे स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है समृद्ध स्वर, एक होता है अर्ध समृद्ध स्वर, एक होता है विवृत स्वर, एक होता है अर्ध विवृत स्वर। उम्मीद है कि ये भी समझ में आया होगा, लेकिन सिलेबस में नहीं था तो इसलिए ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं। जो सिलेबस में है आइए उस पर फोकस करते हैं और ध्यान पूर्वक सीखते हैं। आइए देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण करके जो पेपर में बार बार पूछा जाता है कि अर्ध स्वर कौन है। अर्ध स्वर होते हैं य और व। इसको डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। अभी कंठ स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, अह। इन तीनों को कंठ स्वर कहा जाता है। तालव्य स्वर कौन होते हैं? याद कराता हूं, घबराइए मत, सारे को याद कराऊंगा। अभी एकदम ट्रिक, बेहतरीन ट्रिक रखा हूं। लास्ट जाते जाते एक एक वर्ड याद ना करा दिया तो कहना। देखिएगा, तालव्य स्वर ई, बड़ा ई, मूर्धन्य स्वर री, ओष्ठ स्वर ऊ, अनुनासिक स्वर अंग, कंठ तालव्य स्वर ए, कंठोष्ठ स्वर ओ, प्राकृतिक स्वर अ, ई, उ। प्राकृतिक स्वर का कितने हैं? 3 है। उदासीन स्वर अ, इसे मध्य स्वर भी कहा जाता है। अब अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? 8 स्वर। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, ए। और आपको मैं बता दूं, सौर सेनी अपभ्रंश से ही हिंदी का निर्माण हुआ है। तो ये था स्वर का पूरा विवरण। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं व्यंजन। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहां से 2 क्वेश्चन आएंगे। ये दोनों क्वेश्चन आपको सही करने हैं। अगर आपने आगे के 15 मिनट ध्यान पूर्वक देख लिए तो आपको पक्का बता रहा हूं कि आपके 2 प्रश्न पक्का सही हो जाएंगे। चलिए
अगर मैं आपको न समझा पाऊं तो मैं अच्छा टीचर नहीं हूं। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कैसे आपको समझा रहा हूं, और अगर आपने ध्यान से मेरी बातें सुन ली तो पक्का बता रहा हूं आपको हिंदी वर्णमाला का क्लास 2 पूरा याद हो जाएगा दिमाग में। लेकिन हाँ, बस सुनना नहीं है, मैं कैसे याद करने के लिए बता रहा हूं उसको देखना भी है। ध्यान पूर्वक देखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग कि परिभाषा। जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे मैं एक व्यंजन लेता हूं और इसको बोलता हूं क बोलते समय देख रहे हैं ना, एक स्वर आ रहा है, जैसे निकाल के देखता हूं, जब हलंत लगाऊंगा तो ऑटोमेटिक इसके अंदर से क्या हो जाएगा, स्वर बाहर हो जाएगा, आ गया बाहर। तो मतलब क के अंदर क धन अ मिलके क्या बना था, क। तो कहने का मतलब है कि क को जो बोला जा रहा है बाबू ना, अ की सहायता से बोला जा रहा था। मतलब व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है और स्वरों को स्वतंत्र बोला जाता है। इसी कारण से कहा गया जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, 33 होती है। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। 25, 4, 29, 4, 30। आइए इन चारों को, इन तीनों को, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इनको मैं बारी बारी से आपको एकदम अच्छे से याद कराता हूं। आइए देखते हैं हम लोग। जैसे कि दिया हुआ है स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण हमारे शरीर के अंगों को स्पर्श, जैसे हम बोलेंगे तो हर एक पहलू को स्पर्श करते हुए बाहर अंदर से वायु जो आएगी हर एक स्वर तंत्रियों को स्पर्श करते हुए बाहर आएगी, इसलिए इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ये क से लेकर के कहां तक होते हैं, म तक होते हैं। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, 25 है। उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजन जो होते हैं ना, 2 बढ़ जाते हैं, ड ढ। उच्छिष्ट व्यंजन इसमें आकर के जुड़ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विगुण कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगुण कहते हैं। ध्यान पूर्वक देखिएगा। उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजन 27, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। और ये च, छ, ज, झ, इ जो है ना, इसको कहा जाता है मूल स्पर्शी व्यंजन। क्या कहा जाता है, मूल स्पर्शी। तो बब्बू अगर ध्यान से देख लीजिए कि मूल स्पर्शी पूछेगा तो च, छ, ज, झ, इ। आगे देखते हैं हम लोग ध्यान पूर्वक, और ये पांचवें को क्या कहते हैं, सारी चीजें हम लोग देखते हैं एकदम डिटेल में। आइए देखते हैं। जैसे अंतस्थ व्यंजन, ये वर्ड स्वर अथवा व्यंजनों के मध्य स्थित होते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, दिमाग में बैठाइएगा, पुलिस यही से क्वेश्चन बनाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये, ठीक है ना। ये वर्ड स्वर और व्यंजनों के मध्य स्थित होते हैं, और महर्षि पाणिनि ने इन व्यंजनों को क्या कहा है, यड़ व्यंजन कहा है। इन व्यंजनों को यड़ व्यंजन कहा है। देखिए इन व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं, य, र, ल, व, य, र, ल, व। देखिए य, व को क्या कहा जाता है, अर्धस्वर कहा जाता है। जैसे इसे क्यों अर्धस्वर कहा जाता है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। मैंने लिया नायिका, क्या लिया, नायिका लिखा है। अच्छा नायिका लिखा है, लिखते समय ये य है, लेकिन अब आप बोल के चेक करिए, बोल के चेक करिएगा नायिका को, देखिएगा कि नायिका जब बोल रहे हैं ना तो यह नहीं आएगा, ई आएगा। जब बोलेंगे तो यह नहीं आएगा, ई आएगा। नायिका, देखिए यह भाग गया, मतलब लिखते समय यह, बोलते समय ई, आधा स्वर आधा व्यंजन। अब बात समझ में आए क्यों था ये अर्धस्वर, यह व, नाविक ऐसे ही होगा अर्धस्वर। इसी कारण से अर्धस्वरों की संख्या कितनी है, 2 है। कौन कौन से हैं, यह व। अब देखिए ल को जब बोलेंगे तो आपका जीभ ऐसे है, ऊपर जाएगा, हवा आएगा, इससे टकराएगा, इसको खोल देगा। ल बोल के चेक करिए, देखिए जीभ ऊपर जाएगा, हवा लगने से जीभ खुल जाएगा, ल। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ल। और र एक ऐसा, पूरे व्यंजनों में एक ऐसा व्यंजन है जिसको आप एक बार में बोल ही नहीं सकते, एक बार र नहीं बोल सकते। जब बोलेंगे तो जीभ कांप जाएगा, कई बार बोला जाएगा। बोल के चेक करिए, बड़ा मजेदार है। र देखिए कांप जा रहा है, र। समझ में आ रहा है ना। तो अब आपको मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में। इसको इसीलिए लुंठित या क्या कहते हैं, प्रकंपित, कांप जाता है जीभ। आइए देखते हैं हम लोग आगे। देखिएगा ऊष्म व्यंजन, इन वर्णों को बोलते समय वायु समस्त ध्वनियों से टकराहट के साथ बाहर निकलती है। जैसे बोलेंगे तो गर्म वायु बाहर निकलती है, जिस कारण से हम लोग इसको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे सांप फुफकारता, कहने का मतलब है कि स
जब भी स वैसे भी बहुत खतरनाक होता है भाई, स बहुत खतरनाक होता है। स से शादी, स से सास, स से ससुर, स से साढ़ू, स से सढ़ुआइन, स से साली, स से साला, स से सरहज। अरे क्या बताऊं, स ने तो जिंदगी तबाह कर रखी है। आइए देखते हैं हम लोग स को। देखिए उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ये होते हैं स, स, तीनों स एक साथ। खतरा है, स, स और ह। और जब चारों को एक साथ लेते हैं तो इसको कहते हैं उष्म, लेकिन जब केवल तीनों स को लेते हैं तो इसको कहते हैं उष्मक। और ह को जब अकेले लिया जाता है, ह एक ऐसा व्यंजन है जब उच्चारण करते हैं इसका तो अंदर से जो वायु बाहर निकलती है किसी भी ग्रंथि को स्पर्श नहीं करती है। बोल के चेक करिए, ह। देखिए हवा एकदम आराम से बाहर निकलेगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्वतंत्र व्यंजन या कांकाल्य व्यंजन। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि उष्मक कौन है, स है, और ह को इसके साथ ला देंगे तो ये उष्म बनेगा। उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है बाबू, उष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। उष्मक कितने हैं, 3 है। स्वतंत्र या कांकाल्य कितना है, 1 है। उम्मीद है कि पूरा डाटा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्या मैं अच्छा समझा रहा हूं अच्छा तो लाइक करो। आगे देखते हैं, अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा जिन्हें आप चाहते हैं कि पुलिस बन जाए। वैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त का भला नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी भेज दीजिएगा, मेरा कुछ भला हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन। इनका निर्माण 2 वर्णों के योग से हुआ है। जैसे बाबू देखिएगा छ को दिया हुआ है कि छ का निर्माण होता है क प्लस स से। ये अगले बार पुलिस में आया हुआ था, और ऑप्शन कैसे देगा कि आपका गलत हो जाएगा। इससे 1 नंबर मान के चलिए इस बार के पुलिस में पक्का है। किसके शिफ्ट में आएगा ये मैं नहीं बता सकता, पेपर में कैसे आएगा ये बताता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। जैसे छ एक संयुक्त व्यंजन है, इसके लिए कौन सा विकल्प सही होगा, तो 4 विकल्प रहेंगे। चारों विकल्प को देखिएगा। ए विकल्प में दिया है क प्लस स, दूसरे में दिया हुआ है बी विकल्प में कि क प्लस स, तीसरे विकल्प में दिया हुआ है क प्लस स, चौथे विकल्प में दिया हुआ है क प्लस स। देख रहे हैं ध्यान से, 3 तो एक जैसे ही लग रहे हैं, थोड़ा बहुत अंतर है। तो बाबू एक चीज ध्यान दीजिएगा आप कि जब भी आप संयुक्त व्यंजनों का निर्माण देखिएगा, जब भी आप संयुक्त व्यंजनों के निर्माण को देखिएगा तो ये तो सही है, लेकिन हाँ जब हलंत की बात देखिएगा तो हलंत हमेशा आगे। अगर ये बात याद हो गई तो संयुक्त गलत नहीं होगा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 और संयुक्त व्यंजनों के निर्माण में 2 वर्ण काम करेंगे। दोनों वर्णों में हलंत किस पे लगाना है, पहले वाले पे लगाना है। अगर पहले वाले पे हलंत नहीं लगाया तो ये हो जाएगा गलत और सारी मेहनत हो जाएगी बेकार। उम्मीद है कि संयुक्त व्यंजन समझ में आए होंगे। इनकी संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ, स्र। त्र कैसे बनता है, त प्लस र से। ज्ञ कैसे बनता है, ज प्लस इय से। स्र कैसे बनता है, स प्लस र से। हलंत कहाँ लगेगा, आगे। हलंत कहाँ लगेगा, आगे। रट गए ना, दिमाग में बैठा लो। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। कंठ से कितने व्यंजन बोले जाते हैं, तो कंठ से जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला हिस्सा हमारे कंठ को छूता है उन्हें हम लोग कंठ व्यंजन कहते हैं। क, ख, ग, घ। आगे याद करा रहा हूं, बना के रखा हूं बेहतरीन ट्रिक। ऐसा ट्रिक जो आज तक आपने YouTube पे नहीं देखा होगा, वैसा ट्रिक है। लास्ट में देखिएगा मैजिक होने वाला, मैजिक जिसको कहते हैं, मैजिक करूंगा। देखिए तालव्य व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग हमारे तालु को स्पर्श करता है उसे हम लोग तालव्य व्यंजन कहते हैं। इन्हें स्पर्श या स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। च, छ, ज, झ, इय। मूर्धन्य व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से होता हुए उन्हें हम लोग मूर्धन्य कहते हैं। मतलब मुख के पिछले भाग जहां पे खुरदुरा होता है उसको स्पर्श करते हुए। ट, ठ, ड, ढ, ड़। आगे देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखते हैं कि दंत व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ऊपर के दांतों से जीभ का अगला भाग स्पर्श होता है उन्हें हम लोग दंतीय व्यंजन कहते हैं। त, थ, द, ध, न। घबराइए नहीं, याद करा दूंगा, दिमाग में बैठा दूंगा। अभी पढ़ के बस आपको समझा रहा हूं।
आगे देखिएगा, ओष्ठ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय होठों से होता हुआ वायु बाहर निकलता है उन्हें हम लोग कहते हैं ओष्ठ व्यंजन। प फ ब भ म। नोट, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन यानी कि अंग, इय, अड़, न, म, नासिक के व्यंजन या नासिका या अनुनासिक के नाम से जाना जाता है, अंग, इय, अड़, न, म। आगे देखते हैं हम लोग ध्यान पूर्वक। अब आ गया है मैजिक होने का समय। वर्ण उच्चारण स्थान, एक नंबर फिक्स, एक नंबर लिखित है, फिक्स है, इसे मान लीजिए, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपकी यूपी पुलिस में एक नंबर आने वाला है, अगर आपने ध्यान पूर्वक समझ लिया तो एक नंबर लेके जाने वाले हो आप। देखिए ध्यान पूर्वक, आइए समझाता हूं आपको। जैसे देखिए, ये है क से लेके म तक का ब्यौरा, तो इसको हम लोग कहते हैं कतम वर्ग। क च ट त प, क च ट त प वर्ग, कचट तप वर्ग, कचट तप वर्ग, हर वर्ग में 5 5, क ख ग घ अंग च छ ज झ इय ट ठ ड ढ ळ त थ द ध न प फ ब भ म। तो इस वर्गों को कहा जाता है कचट तप वर्ग। और अब मैं आपको याद कराने जा रहा हूं कि कैसे किसको बोला जाता है। देखिएगा, तो क वर्ग को कैसे बोला जाता है, तो क वर्ग, क से क्या होता है कबूतर, और एक होता है नुकीले चोंच वाला पक्षी जिसको कहता है कठफोड़वा कबूतर, कठफोड़वा कबूतर। और क से होता है कंठ। एक दिन की बात थी कि कठफोड़वा कबूतर आया और अपने चोंच से हमारे कंठ पे मार दिया। अब मेरे तो प्राण निकल गए। अब मैंने बोला आह, क्या बोला, आह। देखिए, क से कंठ, कंठ पे कठफोड़वा कबूतर ने मारा और मैंने बोला आह, अ आ अह, कंठ पे लगते ही क्या आया, आह, आह। देख रहे हैं, तो क वर्ग को किससे बोला जाएगा, कंठ से बोला जाएगा, क्योंकि कठफोड़वा कबूतर ने कहा मारा है, कंठ पे, और आपने क्या बोला, आह, अ आ अह। तो क वर्ग को बोला गया क ख ग घ अंग अ आ अह। इस सब के लिए आप याद रखिएगा कि क वर्ग को किससे बोला जाता है, कंठ से। और तालव्य से देखिएगा, एक बार मम्मी बचपन में दूध पिला रही थी, हम ही को, आपको, जिसको मन करे उसको मान लीजिए। एक बार मम्मी दूध पिला रही थी, तो बचपन में मुझे भूख भी बहुत लगी हुई थी और ढेर सारा दूध लेके मम्मी लोग बैठती हैं, तो चम्मच लेके आई, च से चम्मच, चम्मच से वो दूध पिला रही थी और बहुत ज़्यादा दूध पिलाना था, जल्दी जल्दी पिला रही थी, और वो चम्मच से दूध लग गया, वो चम्मच जाके लग गया कहाँ, तालू में, और मैं कैसे रोने लगा, ई, कहाँ लगा था चम्मच, तालू में, जाके चम्मच लग गया तालू में, मैं रोने लगा, ई। मम्मी ने पूछा लग गया, तो मैंने क्या बोला, यस लग गया। सोचो, बचपन में ही बोल दिया यस, क्या मैजिक रहा होगा ना, सोच के ही देखिए। तो कैसे चम्मच लगा तालू में, चम्मच लगा तालू में, और हम रो रहे थे ई, मम्मी ने पूछा लग गया, तो बेटे ने बोला यस। तो च वर्ग को किससे बोला जाएगा, तालव्य से, और इसके अंदर च छ ज झ इय ई ई य स, कौन सा स आएगा देख लेना। मूर्धा, एक बार एक ऋषि तपस्या कर रहे थे और बहुत दिनों से तपस्या कर रहे थे, उनको बहुत भूख लगी हुई थी, और ऋषि का आंख खुला, एक मुर्दा था, उसके पेट में टमाटर था। ऋषि ने मुर्दे का पेट फाड़ा और टमाटर खा गए। शाकाहारी थे ऋषि जी। तो ऋषि जी ने क्या खाया था, ऋषि जी ने खाया ट से टमाटर। ट वर्ग को किससे संबंधित किया मैंने, ऋषि जी से। और कहां से खाया था, मुर्दे के पेट से, यानी मूर्धा, यानी टमाटर का संबंध मुर्दे से है और मुर्दे का संबंध ऋषि जी से है। तो ट वर्ग को किससे बोला जाता है, मूर्धा से। तो ट ठ ड ढ ळ और री र स को किससे बोला जाएगा, मूर्धा से। उम्मीद है मजा आ रहा होगा। अभी मैं याद करा दूंगा, अभी आप सोचिए मत कि नहीं याद हो रहा, बस कहानी सुन लीजिए और बाद में प्रैक्टिस करा रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। देखिएगा, दंत, त थ द ध न ल स। एक बार स्वयंवर चल रहा था और आप गए थे स्वयंवर में, और कहा गया कि 20-20 किलो का बटकरा दोनों तरफ रखा गया है, जो दांत से उठा देगा उसकी हो जाएगी शादी एक खूबसूरत कन्या से। इससे अच्छा तो पुलिस का परीक्षा निकाल लेते। तो तुमने क्या किया कि बोला हाँ चलो भैया ब्याह हो जाएगा, सुंदर लड़की मिल जाएगी, चलो मैं उठाऊंगा तराजू। और आप गए तराजू उठाने के लिए, त से
तराजू। उठाने के लिए दांत से उठाए और आपका दांत फटाक से क्या हो गया, 4 ठो आगे का टूट गया। तराजू उठाने पे क्या टूटा, दांत। सौभाग्य की बात थी कि कोई देख नहीं रहा था, आपने फटाक से अपने दांत उठा के क्या कर लिए, लस लिए। तो त से तराजू, तराजू उठाने के समय क्या टूटा, दांत। और दांत को हमने कोई नहीं देखा तब तक क्या कर लिया, लस लिया, लस लिया। तो त थ द ध न ल स किससे बोला जाएगा, दंत से। अब देखिए, एक बार मेरा छोटा भाई पतंग उड़ा रहा था, नहीं उड़ रहा था, और मेरा भाई रोने लगा तो मैंने ओठ से फूक फूक के उसको उड़ा दिया। उड़ 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 गया पतंग। देखिए, पतंग नहीं उड़ रहा था तो किससे फूक के उड़ाया, ओठ से। और क्या बोला, उड़ उड़ उड़, उड़ गया पतंग। समझ में आया ना। तो देख रहे हैं, ये सारी चीजें आपको लग रही होंगी कि क्या क्या बता डाला इन्होंने। अभी देखो मैजिक करूंगा, देखो ध्यान से। जैसे कि अ और ई मिलने से क्या बनता है, ए। तो ये देखो कंठ, ये है तालु। तो कंठ और तालु वाले मिल रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, ए। तो ये दोनों कंठ और तालु को मिलाएंगे तो कंठ तालव्य। तो ए को बोला जाता है कंठ तालव्य से, और व को बोला जाता है दांत और ओष्ठ को मिला करके, तो व का उच्चारण होता है दंतोष्ठ से। अब देखिए, आपको याद है कि नहीं, चेक करते हैं, चेक करते हैं। और मैं लेता हूं, जैसे क ख ग घ कोनो लेता हूं ना। जैसे त को किससे बोला जाएगा, त। याद करिए, त से तराजू। तराजू उठाते समय क्या टूटा, दांत टूटा, तो किससे बोला जाएगा, दंत से। देखिए छ, च छ ज झ य, च से चम्मच। चम्मच कहां लगा था, तालू में, तालू में। तो इसको किससे बोला जाएगा, तालव्य से। अच्छा, याद करिए एक और कि स, तो च छ ज झ य, च छ ज झ य, और य स आया था ना इसमें। मम्मी पूछी थी कैसे रो रहे थे हम, ई रो रहे थे, तो मम्मी पूछी लग गया, तो हमने बोला था य स। याद करिए, य स बोला था ना, ई रो रहे थे। ई रो रहे थे कब, जब हमको लग गया था तालू में चम्मच, तो इसको बोला जाएगा तालव्य से। अच्छा, प से पतंग। पतंग नहीं उड़ रही थी तो कैसे उड़ाया, ओठ से फूक फूक के उड़ाया था, ओठ से फूक फूक के। याद करिए। तो अगर ऐसे ही ट्रिकी अप्रोच के साथ अगर याद करेंगे तो याद हो जाएगा। थोड़ा सा और देखते हैं एक पेज। देखिए, उच्चारण के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं तो जो स्पर्श व्यंजन के पांचवें वर्ण होते हैं उनको हम लोग कहते हैं अनुनासिक। अंग, इञ, अड़, न, म। अच्छा, अड़, ञ, न, तो बोल रहे हैं तो देखो नाक से वायु बाहर आ रही है, तो समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है इन पांचों को कहेंगे अनुनासिक। पार्श्विक को बताया था ल, तो जीभ ऊपर जाएगा, हवा लगेगा, खुल जाएगा। ल पार्श्विक कौन होता है, ल। लुंठित कांप करके कौन बोलता है, र। और द्विगुण कौन होता है, ड और ढ। द्विगुण की संख्या 2। तो क्लास 2 में मैंने इतना सब कुछ लिया था। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।